अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम लीग नून बिलाशुबा इस वक्त ड्राइविंग सीट पर विराजमान है। खुसूसन पंजाब की सियासत पर उनकी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। बज़ाहिर जमात को किसी दूसरी हरीफ जमात से खतरा नहीं है, उल्टा तमाम जमातों को एतराज़ इस बात पर है कि मुस्लिम लीग नून के सुपर लाडलों जैसा उसको माहौल मुहैया किया जा रहा है। लेकिन इस पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और सीनियर रहनुमाओं के एक दूसरे पर एतराज़ात इस जमात की पॉपुलैरिटी को मुतासर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के आला अहदेदार भले जितना मर्जी इन इख्तलाफात को मामूली करार दें, लेकिन उनके ऊपर नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इस पर मौजू पर गुफ्तगू ही सारी कहानी खुलकर बता रही है। मुस्लिम लीग नून में शुरू में इख्तलाफात केपी की हद तक थे और ये इख्तलाफात सीरियस नौयत के थे। इसी वजह से नवाज शरीफ ने दौरे केपी के से पहले कैप्टन सफदर को इन इख्तलाफात को ख़त्म कराने का टास्क सौंपा, ताकि उनके दौरे के दौरान पार्टी में इख्तलाफात की खबरों से छुटकारा हासिल किया जा सके। केपी में इख्तलाफात अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए थे कि अब पंजाब से भी मुस्लिम लीग नून के 2 सीनियर तरीन रहनुमाओं के इख्तलाफात मीडिया की जीरत बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह चपकलिश नारोवाल की एक सूबाई सीट को लेकर पैदा हुई है, जहां दानियाल अजीज अपनी सीट के नीचे किसी अपने ग्रुप के रहनुमा को टिकट दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एहसन इकबाल इस हलके में अपने बेटे के लिए टिकट हासिल करना चाहते हैं। मीडिया को इस झगड़े में उस वक्त सूरत हाल सामने आई, मीडिया उस वक्त पड़ा जब दानियाल अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसन इकबाल का नाम लेकर डायरेक्ट बराह रास्त संगीन इल्जामात लगाए और उन्हें महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। दानियाल अजीज ने कहा था कि 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में महंगाई के असल जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। एहसन इकबाल की फुर्तियों की वजह से अवाम के कड़ाके निकल गए हैं। अगर पार्टी ने एहसन इकबाल की नाहली का नोटिस ना लिया तो अवाम जरूर लेंगे। जिसके जवाब में एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज पर तनकीद की और कहा कि वो खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं। प्लानिंग की वजारत का महंगाई से कोई लेना देना नहीं होता। पार्टी आइंदा आम इंतखाबात के दौरान नारोवाल से वफादारियां तब्दील करने वालों को टिकट नहीं देगी। मीडिया पर खबर आने और बयानबाजी के बाद ऐसा तासुर उभरा जैसा मुस्लिम लीग नून में सब अच्छा नहीं है। वो पार्टी जो पूरा मुल्क संभालने की बात कर रही है उसका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। पार्टी ने इस चपकलिश का नोटिस लिया और इब्तिदा करने वाले रहनुमा यानी दानियाल अजीज को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया। इसके अलावा भी दीगर रहनुमा पार्टी का मनफी तासुर खत्म करने के लिए मैदान में आए और इस झगड़े की वजह जो है वो टिकटों की तकसीम को करार दिया। इस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं का क्या मौका है, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं। वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो नाराजगी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। खुर्रम दस्तगीर और एहसन इकबाल के अलावा भी मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफी आवाजें बढ़ती जा रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी अमलन पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं और इलेक्शन ना लड़ने का तासुर भी दे रहे हैं। वहीं मिफ्ता इस्माइल भी पार्टी पॉलिसी से सख्त मायूस दिखाई देते। मखदूम जावेद हाशमी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी पार्टी पर संजीदा नौयत के इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुस्लिम लीग नून के टिकट का फैसला पार्टी ने नहीं करना, बल्कि लिस्ट कहीं और जाएगी और वहां से अप्रूवल के बाद ही टिकटों का इजरा हो। अब यह सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून दूसरी जमातों में धड़ेबंदी पर खुलकर तनकीद करती है, लेकिन इसके बरक्स इस पार्टी का अपना हाउस इन ऑर्डर ना होने की वजह क्या है? क्या टिकट्स की तकसीम मेरिट की बजाय पसंद नापसंद की बुनियाद पर हो जाएगी? और सवाल तो यह भी है, क्या इनके पास उम्मीदवार फाइनल करने की अथॉरिटी है भी, या फिर जो फैसला साजी का हतमी इख्तियार है और के पास है? और वाकई जैसे जावेद हाशमी कह रहे हैं, लिस्ट अप्रूवल के लिए कहीं और जाएगी और वो फैसला करेंगे कि कौन उम्मीदवार होगा और कौन मैदान में उतारा जाएगा। इस सारे मामले पर बात करने के लिए खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दानियाल अजीज साहब ने मेरे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दानियाल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि पार्टी की तरफ से आपको इजहार वजूद का नोटिस इशू हुआ, क्या शो कॉज रिसीव हो गया और अगर हो गया है तो इसके कंटेंट्स क्या है? जी, मुझे तो अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। जब मिलेगा तो मैं आपको पढ़ के बता सकूंगा। और नोटिस जब मिलेगा तो 7 रोज में जवाब भी सबमिट करना है? जी जी, वो मैं देखूंगा उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर बताऊंगा। आर यू रेडी टू फाइल योर आंसर सर? मैंने देखा ही नहीं है तो मैं आपको कैसे बता। लेकिन अगर ये नोटिस रिसीव होगा तो जाहिर है पार्टी पॉलिसी तो यही है कि आपको विद इन 7 डेज उसको रिस्पॉन्ड करना है। दैट्स आफ्टर रिसीविंग इट। तो उस वक्त जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपका मौकिफ यही होगा जो अभी है, जो बातें आपने अभी की हैं वही मौकिफ रखेंगे? दैट डिपेंड्स कि उसमें लिखा हुआ क्या है भाई। मैं कह रहा हूँ मैंने देखा ही नहीं है। नहीं, लेकिन आपका मौकिफ तो बड़ा क्लियर है ना, जो एहसन इकबाल साहब से मुताल्लिक है पर्टिकुलरली। वो मौकिफ में तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नहीं पता शो कॉज में ये लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। जब आएगा तो मैं पढ़ के फिर आपको बता सकता हूँ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सूबाई सदर की तरफ से जो गुफ्तगू की गई है उसमें तो वो कहते हैं कि अवैस कासिम साहब हैं जिनको आप टिकट दिलवाना चाहते हो और ये सारा रौला असल में टिकट का है। मैंने किसी की सिफारिश नहीं की, किसी भी टिकट की। कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ, कोई साबित कर दे कि मैंने किसी की टिकट की कोई सिफारिश की हो। यू नो अवैस कासिम? जी मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ।
तो क्या वाकई उम्र का प्रॉब्लम है? वो कहते हैं टिकट का ताल्लुक उम्र से नहीं है। उम्र यानी दूसरी तरफ जो है वो एहसन इकबाल साहब के साहबजादे अहमद इकबाल हैं और कहते हैं अवैस कासिम, दोनों बड़े तगड़े कंटेस्टेंट्स हैं और दोनों के दरमियान टिकट डिसाइड होना है कि किसको जाना है। तो करें जी डिसाइड, मैंने तो नहीं उसके बारे में कुछ कहा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है सर एहसन इकबाल के साथ? प्रॉब्लम महंगाई है, उस तरफ आप लोग आना नहीं चाहते। महंगाई एहसन इकबाल ने की। बिल्कुल, वो चेयरमैन थे नेशनल प्राइस कंट्रोल और मॉनिटरिंग कमेटी के, और उनकी जिम्मेदारी थी इसको कंट्रोल करना। और पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई है। अगर फ़र्ज़ करें जो वो कह रहे हैं कि ये पीटीआई ने की है महंगाई, तो वो बयानिया की तरह कैसे की उन्होंने महंगाई, वो डिटेल बताए ना। और इसी तरह से इंफॉर्मेशन ने भी कुछ नहीं किया इसके बारे में। तो ये मैं कहता हूँ मेरी पार्टी को नुकसान पहुँचा इस चीज़ों की वजह से। मेरी निशानदेही से तो नहीं नुकसान पहुँचा, नुकसान तो पहुँचा महंगाई होने से। निशानदेही तो उसकी हल की तरफ मैं कह रहा हूँ कि हम मबजूल हो जाएं, हम किसी तरह सिमत अपनी दुरुस्त कर लें। अवाम तो ये सवाल पूछ रही हैं। एहसन इकबाल का रिस्पांस तो इस पे आ गया है। वो कहते हैं इसका ताल्लुक ना ही मनसूबा बंद की मिनिस्ट्री से और ना ही प्राइस कंट्रोल के हवाले से, मतलब मेरी मिनिस्ट्री इसके अंदर तो मुझे बजाय, मैं तो आपको मिल जाता हूँ हर जगह, मैं आपके हाथ चढ़ जाता हूँ। एहसन इकबाल साहब से पूछा गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? बट दानियल साहब सवाल बड़ा सादा सा है। आज पीपल्स पार्टी जो अटैक नून लीग पर कर रही है उसको महंगाई लीग करार दे रही है। आप तो उस मौक़िफ़ की बयानी ही तायद कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि असल में ये महंगाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से हुई है। और 16 माह की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है असल में नून लीग के पास जो की मिनिस्ट्रीज हैं मौजूद थी, और आप भी यही कह रहे हैं कि असल में हमारे ही लोग थे जो महंगाई कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का महंगाई के हवाले से एक भयानक रिकॉर्ड रहा है तारीख़ में, तमाम उनके दौर में, मुख्तलिफ अदवार में। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टर्लिंग रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम जमातों को मुकाबल रख के तो सबसे कम महंगाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तीनों हुकूमत में हुई है मासवा ये 16 महीने, जबकि एहसन इकबाल साहब इसके इंचार्ज थे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पीटीआई का वो तो जुर्रत भी नहीं कर सकते मेरे साथ बात करने की, बयानियाँ मिलाने की क्या बात है। ये तो मेरे अपने जमात का मसला है। बरदाले साहब वक्त बड़ा हाव है ना, जिस वक्त आपने ये स्टेटमेंट दिया है, इलेक्शंस में जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जब मैं पीपल्स पार्टी का महंगाई के बारे में बताऊंगा, जो कि मैं बताऊंगा, और यकीनन पीटीआई का भी बताऊंगा, फिर सबको समझ आ जाएगी। क्योंकि ये जो बयानियाँ पीपल्स पार्टी दे रही है, उनका तो कोई जगह ही नहीं रहती कि वो ये इस तरह का बयानियाँ दें। जब उनका कथा चट्टा खुल के सामने आएगा आपको समझ आ जाएगी। But sir, these reservations could have been floated within your party rather than being in the public or in the media. I agree with you completely. They were for 5 years. On a daily basis, and I'm not joking, and everybody in the party knows that कि मैं दीवार के साथ सर मार मार के कहता रहूँ कि महंगाई का कुछ कर लें, महंगाई का कुछ कर लें, और बयानिया का कुछ कर लें, बयानिया का कुछ कर लें। ये आज की बात नहीं है, 5 साल से, 16 महीने छोड़ें वो तो दरकिनार है, 5 साल से मैं ये कह रहा हूँ और सबको पता है। आपकी जो स्ट्रगल है पार्टी के लिए बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है, और ख़ास तौर पे जिस फेज से आप गुजरे हैं, पर्टिकुलरली जिस एक्सीडेंट से गुजरे, अल्लाह ताला ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी है। यू हैव बीन वेरी लॉयल टू द पार्टी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इन रिजर्वेशंस का इजहार आपने किससे किया था? पार्टी लीडरशिप से किया था और नहीं सुना गया? तमाम सतह पर और बार बार जहाँ जैसे मौका मिला मैंने इजहार किया। मैं तो अस्पताल में था, उससे पहले मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडीज़ हुई हैं। मेरे वालिद साहब चले गए, मेरी वालदा चली गई, मेरी बहन चली गई वगैरह, एक मतलब भरमार रही है मेरे पे। लेकिन उसके बावजूद मैंने पार्टी की खातिर जो है जहाँ पर मौका मिला मैंने ये इस चीज़ का इजहार किया है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि जब मैं अपने हॉस्पिटल बेड पे था CMH रावलपिंडी में, और मुझे पार्टी के दोस्त और कॉलीग्स आए थे मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, उनके साथ भी मैंने अपनी बात कम की और महंगाई की और मीडिया स्ट्रेटजी की ज़्यादा की है। आप भी ये समझते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन ने गवर्नमेंट ली है, ये इंतहाई बुरा वक्त था, यानी सारी की सारी तनकीद का रुख चेयरमैन PTI की तरफ था, उस वक्त जो साबिका चेयरमैन हो गए हैं उस वक्त के वज़ीर आज़म पर था, और जिस वक्त हुकूमत ली गई वो बड़ा गलत डिसीजन था? नहीं, गलत डिसीजन नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाना था अगर हम ये काम ना करते। लेकिन दिवालिया निकलना और महंगाई क्यों हुई, ये दो मुख्तलिफ मजमून है, ये जुड़वा नहीं है। पहली बात ये है। और दूसरी बात फिर से मैं कहूँगा, जो 3 साल इमरान खान साहब के थे उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान की तबाही की, यकीन करना हम शाम को बैठ के सोचते थे कि इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता किसी जमात से, और अगले दिन सुबह वो उससे भी बड़ा करके दिखाते थे। डेली बेसिस पे ट्रे में रख के वो चीज़ें दे रहे थे हमें, और हम उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सके। इसलिए उनके जाने के ठीक 1 हफ्ते के बाद सब लोग भूल गए वो चीज़। हमने उसकी हैमरिंग ही नहीं की, हमने लोगों के दिमागों में रचाई ही नहीं ये बात, क्योंकि हम और कामों में बिजी थे जो जिम्मेदार थे। और उस वक्त भी मैंने बार बार कहा कि हम ये ठीक नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, इसको दुरुस्त करें। उसका रिजल्ट आप देख लें, आज के लोग, अवाम जो है वो हमें जिम्मेदार ठहरा रही है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि नुकसान हमें पहुंचा महंगाई की वजह से कि हम बयानियाँ नहीं बना सके
और जो निशानदेही कर रहा है कि ये हमारा नुकसान हो रहा है, वो बुरा भला कहा जा रहा है। Why were you not heard, sir? मैं आपका मौक़िफ़ बड़ा जानदार था, बड़ा स्ट्रॉन्ग था। सबसे पहले देखें, एक दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये चीज़ एस्टैब्लिश होनी है कि क्या एहसन इकबाल साहब इसके ज़िम्मेदार थे या नहीं थे। तो मैं आपसे और आपके ज़रिए बाकी मीडिया को रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं तो रोज़ आपके हाथ चढ़ जाता हूँ, आप कभी उनसे भी पूछें कि जनाब ये जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, प्रेस रिलीजेज हैं, ये जो सब कुछ चलता रहा था पिछले 16 महीने के दौरान, आप कैसे कहते हैं, किस मुँह से कहते हैं कि आपका ताल्लुक कोई नहीं था? आप उधर क्या कर रहे थे फिर इन मीटिंग्स में? ये पूछने की बात है। आप क्यों नहीं उनको कन्फ्रंट करते? पार्टी लीडरशिप क्या कहती है सर? पार्टी लीडरशिप ने अभी तक तो कुछ नहीं कहा, जब कहेगी तो मैं हाजिर हूँ। शो कॉज तो आपको इशू हुआ है, एहसन इकबाल को तो इशू नहीं हुआ। मुझे शो कॉज मिला ही नहीं है, उसमें क्या मतन है मैं देखूंगा। अगर उन्होंने यकीनन उसमें ये तो नहीं लिखा होगा कि महंगाई को कम नहीं करना चाहते, हम इसको रहने दें। बट कार्रवाई तो आपके अगेंस्ट हो रही है ना? तो कार्रवाई तो जो भी मियाँ नवाज शरीफ का लॉयलिस्ट है ना, उसके खिलाफ ये शो कॉज नोटिस आ जाता है। चौधरी तनवीर को मिला, उसके बाद जवेद लतीफ़ को मिला, अब मुझे मिल गया। तो जो नहीं है, यानी जिनको परवाह नहीं है, किसी को खतरा नहीं है उनसे, वो जो मर्जी कहते फिर हैं। मैं आपको कौन कौन सी मिसाल दूं कि किस किस ने महंगाई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है हमारी नून लीग में से? उनको तो नहीं शो कॉज नोटिस गया। पार्टी के सदर तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, जाहिर है पार्टी कायद आपके नवाज शरीफ साहब है। पार्टी सदर जो है वो उनका प्रोगेटिव है कि किसको शो कॉज नोटिस इशू करना है, किसको इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। ये तो पंजाब प्रेसिडेंट ने दिया जी, उन्होंने तो नहीं दिया। बट जाहिर है वो इंस्ट्रक्शंस तो कहीं ना कहीं से आई होंगी। आप मखफरूजों पे ना चले, जाहिर क्या है, हमें क्या पता। नहीं, आपने हवाला दिया जावेद लतीफ़ साहब का, तो जावेद लतीफ़ साहब को जब नोटिस इशू हुआ था वो भी शहबाज शरीफ साहब के कहने से हुआ था। उनको किसकी तरफ से हुआ था? वो तो एमएनए थे, ऑब्वियसली एमएनए थे। हाँ, तो उनको सेक्रेटरी जनरल जो थे उस वक्त पार्टी के, राना सनाउल्लाह ने तो नहीं दिया ना। वो एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल थे। और तो ये पंजाब के प्रेसिडेंट है ना जी, तो मैं कह रहा हूँ नेशनल ऑफिस होल्डर में और प्रोविंशियल ऑफिस होल्डर में बड़ा फर्क है। नहीं, उस वक्त सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने इशू किया था। नेशनल ऑफिस होल्डर होता है, प्रोविंशियल ऑफिस नहीं होता। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट प्रोविंशियल ऑफिस होता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त एहसन इकबाल साहब के दस्तखत से वो शो कॉज नोटिस इशू हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर। मेरी बात सुने भाई, ये ज़मीन में को छोड़ें, कोई नोटिस वोटिस ये जो कुछ भी है, असल बात पे है महंगाई के ऊपर। क्यों गलत बयानी करें एहसन इकबाल? वो बात आप करना नहीं चाहते, क्यों नहीं करते आप वो बात? मेरा पॉइंट ही वो है सर, मेरा पॉइंट। अवाम तो मर गई है, अवाम तो मिट गई है, तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। तो हम इधर बैठे नोटिस खेल रहे हैं। वो नोटिस तो मैंने दिया था पहले दिन, जब मैंने बयान दिया था कि एहसन इकबाल साहब आके बताएं कि महंगाई क्यों हुई है। ये अवाम का नोटिस था, इस नोटिस के बारे में बताएं ना, जरा उनसे पूछें। तो दानियल अजीज साहब, इस तरह से जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे या वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाएंगे, तो व्हाट डू यू थिंक लोगों का रिस्पांस क्या होगा, रद्देबल क्या होगा? क्या आपको वोट देने के लिए तैयार होंगे? वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अगर हम उनको एक अच्छा, मरबूत, बिलीवेबल, क्रेडिबल प्लान देंगे कि हम महंगाई, हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और हम दोबारा ये करेंगे कि महंगाई को। नहीं, रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, आप कह रहे हैं। रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मुस्लिम लीग, मैंने बार 16 माह की हुकूमत का रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है ना। ये तो अभी आके एहसन इकबाल साहब इंचार्ज हुए हैं, पहले तो नहीं थे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लोएस्ट इन्फ्लेशन रही है तीनों हुकूमतों में। ये परफॉर्मेंस तो नहीं रखने के काबिल फिर लोगों के सामने जो 16 माह की हुकूमत की है। ये जो जवाब तो देना जी, वो तो कहते हैं मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। तो वो जवाब देंगे तो बात शुरू होगी कि क्यों नहीं हो सका। अभी नून लीग इलेक्शंस की मुतामिल है वैसे, फ्रैंकली स्पीकिंग सर। बिल्कुल, क्यों नहीं जनाब। इलेक्शंस में वो एक अंग्रेजी की कहावत है, वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। आज भी अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही उम्मीद लगाई बैठे हैं। जब से ये प्रॉब्लम हुआ है उस वक्त से आपकी शहबाज साहब से या नवाज शरीफ साहब से, यानी पार्टी क़यादत से कोई बातचीत हुई हो, उन्होंने आपसे पूछा हो कि आपने ये क्यों किया? अभी तक तो नहीं बात हुई जी, लेकिन जब भी वो बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ, या अगर बात करना चाहेंगे मैं हाजिर हूँ। नहीं, दरमियान में कोई रुकावट तो हायल नहीं है या कोई खलीज तो नहीं है, ऐसा कम्युनिकेशन बैरियर तो नहीं है आपके और पार्टी? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लोग लॉयलिस्ट हैं ना जी मियाँ नवाज शरीफ साहब को, उन्हीं को शो कॉज नोटिस मिलता है। बाकी जो मर्जी टीवी पे बैठ के बातें करते रहे, उनको नहीं मिलता होता। What is the reason behind, sir? एक जमकट है जो ये चीज़ें बैड परफॉर्मेंस को प्रोटेक्ट करता है और समझता है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जब कोई बोलता है तो उनको नोटिस दे देते हैं, चुप करा देते हैं। ये प्रोटेक्शन कहाँ से आ रही है सर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऑफिस होल्डर जो हैं 3-4, जो मैंने आपको बार बार हर टीवी पे निशानदेही कर रहा हूँ। मैं आप कागज़ दे, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। एक तो आप एहसन इकबाल साहब की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो जो हैं वो नेचुरली उनकी एक कुर्बतें होंगी एहसन साहब के साथ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने आपको बताया जो मीडिया फेलियर है, और बरादरी भी सेम है ना, वो एक बहुत बड़ा इशू है। बरादरी, मीडिया फेलियर। अच्छा जी, मीडिया आपकी पार्टी का जी। वो तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तो मरियम औरंगजेब साहबा के पास है। बिल्कुल, वो तीसरा है। और कौन है सर?
मैं आपको यही तो बता दिया जी। अब मैं आपको क्या ये 3 लोग हैं आप समझते हैं कि जो इसके अलावा भी हैं, लेकिन पॉइंट ये है, जो पॉइंट सोचने वाला समझने वाला है आपके लिए, वो ये है कि जो मियां नवाज शरीफ का लॉयलिस्ट है उसको नोटिस मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। बट इवन देन दे आर वेरी मच क्लोज टू मियां नवाज शरीफ साहब सर। They may be, but they have a way of managing things. Why are you not so much close to the party leadership side? बड़ा साथ आपकी बहुत सर्विसेज है पार्टी की। अपने दिल के करीब तो मैं बहुत क्लोज हूँ। ये वो तो जो बाकी चीज़ें अभी तक आपकी बात ही नहीं हुई। तो वो बताएंगे, वो मसरूफ हैं आजकल, दिन रात काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होगा। दानियल अजीज साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके बहुत रिजर्वेशंस हैं। मिफ्ता इस्माइल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे फिर हटा दिए गए, उनके बड़े रिजर्वेशंस हैं। आप समझते हैं वो भी जस्टिफाइड है अपनी जगह पर? मेरे रिजर्वेशंस नहीं है, मेरी तजवीज़ें हैं और मैं निशानदेही कर रहा हूँ एक मसले की, और उसका हल भी मैं बयान करना चाहता हूँ जब भी मौका मिलेगा। और मुझे काइंडली आप मिफ्ता इस्माइल साहब से तस्बीह ना करें। उसकी वजह यह है कि जब मैं बताने जाऊँगा कि ये महंगाई हुई क्यों, और वो मैं बताऊँगा, टाइम आ रहा है बहुत जल्दी, उसमें मिफ्ता साहब का भी मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। और शाहिद खाकान अब्बासी को क्या? शाहिद खाकान अब्बासी का ये फंक्शन नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्होंने ओवरऑल चीज़ें देखी, उसमें फॉरेन पॉलिसी आ जाती है, उसमें इंटीरियर सब कुछ आ जाता है। ये जो लोग जिम्मेदार थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, बट यू थिंक कि शाहिद खाकान अब्बासी जैसे बंदे को पार्टी से इतना दूर नहीं होना चाहिए, या उनके और पार्टी के दरमियान ये गैप? इस चीज़ का जवाब तो वही दे सकते हैं जी, मैं उनकी जगह जवाब नहीं दे सकता। PMLN का हाउस इन ऑर्डर नहीं है? मेरे ख्याल में तो PMLN से बेहतर कोई जमात ही नहीं है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन कर सकती है। नहीं, लेकिन ये जो शख्सियात है जिनके मैंने निशानदेही की है, मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ। मैं मरीम औरंगज़ेब साहबा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी कॉलीग हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहनों जैसा सलूक है मेरा उनके साथ। और एहसन इकबाल साहब के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पार्टी की साख तबाह कर दी है, तबाह हो रही है, मेरे सामने हो रही है, तो मैं कैसे खुश होकर कह सकता हूँ कि जी सब अच्छा है? नहीं है सब अच्छा। PMLN का हाउस इन ऑर्डर है? बिल्कुल ऑर्डर में है। कैसे है सर? हर तरीके से ऑर्डर में है। कम्युनिकेशन अगर किसी का ऑर्डर में है तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों में से, तो PMLN का हाउस ऑर्डर में है। सर लास्टली, PMLN से मुतालिक तासुर ये हवाओं का रुख PMLN की तरफ है, इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, क्योंकि हवाओं का रुख उनकी तरफ है, इसलिए जहाँ हवाओं का रुख होता है ज़ाहिर उसी पलड़े के अंदर जो है वो वोट होता है। तो यू थिंक कि ये तासुर जो कायम हो गया नून लीग के बारे में, ये फ्रूटफुल होगा मुस्तकबिल करीब में? मेरे ख्याल में जी इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान निकाला गया प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। वो समझता था कि वो लाडला ही रहेगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उनको बाकायदा वोटिंग से फ़ारग कर दिया गया। और उसके जो मियां नवाज शरीफ का केस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो PTI का अपना प्रेसिडेंट था उस वक्त का, मखदूम जवेद हाशमी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा है कि आप इतना जज्बाती ना हो, अदलिया ने मियां नवाज शरीफ को निकाल देना है। तो आप मुझे ये बात बताएं, उसकी कभी तरदीद की है इमरान खान साहब ने? नहीं की। और आखिरकार क्या हुआ? वही हुआ। तो किस पे निकाला गया? जब पैनामा पेपर्स का इतना बड़ा पखंड बना दिया, उसको हमने डिफेंड किया, दिन रात डिफेंड किया, और बिल्कुल सही किया। मैं वो शख्स हूँ जिसने एज MNA ऑफ PMLN ख़त लिखा था ICIJ को, और मियां नवाज शरीफ साहब का नाम जो था उनकी वेबसाइट में बड़े हाशिए पे फ्रंट पेज पे लगा हुआ था, वो डिलीट करवाया था। आप याद करें, अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त की। तो उसके बाद जो ये सारा, फिर उन्होंने कहा जी इकामा का क्या था कि जी आपने एसेट मिस डिक्लेरेशन की है। जो एसेट मिस डिक्लेरेशन की है वो एक लफ्ज़ था ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने हवाला दिया, रिसीवेबल, कि रिसीवेबल ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक एसेट है, और इसलिए चूंकि एसेट था, आपका तनख्वाह जो आपने नहीं भी ली रिसीवेबल था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आज अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। इस समाअत की खास बात यह थी कि आज से पहले से ज्यादा सहाफियों को अडियाला जेल में कार्रवाई देखने की इजाजत दी गई। जेल में कार्रवाई देखने की इजाजत सहाफियों को थी, और अदालत ने चालान की नकूल तकसीम करते हुए बानी तहरीक इंसाफ और शाह अहमद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी दे दी है। तेजी से सिमटते इस केस की कार्रवाई से मालूम होता है कि साइफर केस का फैसला 1 माह के अंदर हो जाएगा, जैसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। केस की समाअत के दौरान सहाफियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से बानी तहरीक इंसाफ को सहाफियों से गुफ्तगू का मौका मिला, और हस्बे आदत इस गुफ्तगू के दौरान बानी तहरीक इंसाफ ने बहुत से दावे किए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। उनके दावे क्या थे, जरा उसकी एक झलक के सामने बाबर अवान की वसादत से रखता है। खान ने अंदर कहा भी है कि अमेरिकन एम्बेसी का
नुमाइंदा उसको भी अदालत में बुलाया जाए। साबिक जर्नैल का भी उन्होंने नाम लिया है। आज साइबर केस पर समाअत के दौरान सहाफियों से बातचीत के वक्त साबिका चेयरमैन पीटीआई ने हस्बे आदत झूठ और हकीकत से मुनाफी बातचीत की और एक बार फिर यह साबित किया कि इतना अरसा जेल में गुजरने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। आज उन्होंने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ पर हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद किया और साथ ही अमरीकी सफीर को अदालत बुलाने का कहा। साबिका चेयरमैन तहरीक इंसाफ इससे कबल डोनाल्ड लू से जनरल बाजवा, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, सैयद मोहसिन रजा नकवी और न जाने किन किन पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद कर चुके हैं। पहले वो ये बताते थे कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू को मेरी हुकूमत गिराने के लिए एतमाद में लिया और अब ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड लू के कहने पर बाजवा ने हुकूमत गिराई। दूसरी जानिब आज उन्होंने बयान दागा है कि डोनाल्ड लू को अदालतें तलब कराएंगे, अदालतों में घसीटेंगे और इसे बानी तहरीक इंसाफ की अब जाहिर है कोई कमल अकली कहा जा सकता है या अपने वोटर सपोर्टर को राग़िब करने की एक और नाकाम कोशिश कहा जा सकता है कि किस तरह एक सिफारतकार को इस तरह से अदालत में बुलाया जा सकता है जिसको सिफारती इस्तिस्ना भी हासिल हो। और फिर बुशरा बीबी से निकाह से मुताल्लिक भी कुछ बातें की जिनकी तरदीद खुद ओन चौधरी है। अब एक तरफ ये समाअत है, दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट मामला इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का है और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी खासे मुतनाज़े हो गए हैं क्योंकि जो पार्टी के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर उन्होंने भी इसके कंट्रोवर्शियल होने के हवाले से और कागजात नामजदगी ना मिलने के हवाले से एतराज़ात। अब तोशाखाना केस से लेकर साइफर केस और साइफर केस के बाद ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मामला बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द रैप होते हुए और इटसेल्फ पीटीआई रैप होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर बात करेंगे इस वक्त साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा अहमद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इतनी मुज़क्का खेज़ बात आज बानी तहरीक इंसाफ ने की कि डोनाल्ड लू को अदालतों में लाएंगे। आप बड़े सीजन्ड लॉयर हैं, मतलब ये बानी पीटीआई को नहीं पता था कि जो सफारतकार होते हैं उनको सफारती इस्तिस्ना हासिल होता है। डोनाल्ड लू को एक अमरीकी सफारतकार को अदालत में घसीटना किस कदर हकीकत पर मबनी है ये स्टेटमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखिए अभी उनके लीगल टीम उनके साथ है, उनके क्या मशवरे से क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन यह है कि उनको बुलाना जो है वो इनकी दस्तरस में बज़ाहिर लगता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कानून के अदालत जो है वो किसी और मुल्क के किसी आदमी को इस तरह से बुलाना और फिर वो एक सफारतकार हैं, वो एक इम्यूनिटी हासिल होगी उनके अपने कानून के मुताबिक भी, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो किस पैराए में कैसे बात हुई है। अलबत्ता जनरल बाजवा के मुतालिक जो उन्होंने उनको भी एज ए विटनेस बुलाने की बात की है वो उनको बुलाया जा सकता है, वो उनको। अच्छा मैं इस पर भी आता हूं, लेकिन अलीमा खान साहिबा आज से पहले ये स्टेटमेंट दे चुकी है बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कि उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड लू को और जनरल बाजवा को अदालत में बुलाएंगे। ठीक है, जनरल बाजवा से मुतालिक मैं जरूर आपसे सवाल करूंगा, लेकिन डोनाल्ड लू को अदालत बुलाने से मुतालिक यानी बानी पीटीआई का अपना ये परसेप्शन है, ज्यूम कर रहे हैं। अब पता नहीं या तो उनको लीगल टीम मिसगाइड कर रही है या फिर वो कोई पब्लिक डोमेन में बयानियां बनाना चाहते हैं और लोगों को आंखों में फिर धूल झोंकना चाहते हैं। सर मेरी बात सुनिए, क्या ये स्टेटमेंट जो है कि वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने खुद दी है स्टेटमेंट? ये जी ऑब्वियसली किसी ने सुना है? ऑब्वियसली ये उनकी बहन हमशीरा अलीमा खान साहिबा बाहर आके कह रही हैं, उसके बाद बैरिस्टर आई डोंट बिलीव बाबर अवान साहब ये कह रहे हैं। आई डोंट बिलीव बाबर अवान साहब की बात के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता हूं। अलीमा खान साहिबा की बात पे भी नहीं करते आप? उनकी नहीं करता हूं जब तक ये वो खुद ये बात ना कहें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है और ये इसके ऊपर काफी रिपरकशन होंगे जब तक वो खुद ये स्टेटमेंट दे रहे। पता नहीं किस पैराए में बात की और आगे से आग हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस इन द आई ऑफ लॉ। मैं अब इतनी ये कानूनी बात आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड लू को अदालत में बुलाना गैर अकली और गैर मंतकी बात होगी अगर ऐसा हुआ तो। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि जब तक ये बात उनके अपने मुंह से नहीं निकलती है आई डोंट बिलीव कि वो ऐसी बात कहें। किस पैराए में कहां से कैसी शक्ल में बात निकली है, और बाबर अवान साहब को ऐसे जिम्मेदार आदमी नहीं है, उनकी बात के ऊपर तो नहीं कहा जा सकता। चलिए फिर ये जनरल बाजवा को बुलाने की जहां तक बात है, पहले ये कहते थे कि डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा को कहा, अभी कह रहे बाजवा ने डोनाल्ड लू को कहा, तो पहले ये तो क्लियर हो जाए कि किसने किसको कहा कि मेरी हुकूमत। वो तो हो जाएगा ना जी, वो तो जनरल बाजवा की जब उनको बुलाया जाएगा उनके ऊपर जरा होगी वहां बातें क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी, उनको तो बुलाया जा सकता है। ये वही साबिक आर्मी चीफ है जिनको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन देने पर भी राजी थे चेयरमैन पीटीआई, साबिका चेयरमैन पीटीआई इनफैक्ट। जी वो तो हुआ ना, लेकिन जब वक्त ने अदरवाइज प्रूव कर दिया है तो उनको अदालत में इस केस में एक बड़ा सेंसिटिव केस है, उसमें बुलाया जा सकता है उनको। सर 12 दिसंबर को फर्ज जुर्म आयद होनी है उन्होंने और इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है कि 4 हफ्तों के अंदर इसको समेटे,
तो आप किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले को? ये तो खुद गले का फंदा बनता जा रहा है। ओ जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इसी काम पे लगा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ के केस में क्या किया? वो तो नैब ने किया, सारे तकाजे जो हैं उन्होंने, वो तो जो किया नैब ने किया सर। प्रोसिक्यूशन ही नहीं खड़ी होगी तो केस तो गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? अपील थी ये, जब नैब रेफरेंस वापस ले ले। कोई भी ना होता तो जज का काम था। सुनिए मेरी बात सुनिए, तरीकाकार ये होता है कि अपील में जब सुनते हैं जज बैठ के, अगर प्रोसिक्यूशन इस किस्म का काम करे तो जजेस जो है रिकॉर्ड देख के फैसला करते हैं और प्रोसिक्यूशन के वो जितने भी वो वकील हैं या जो लोग हैं उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का हुक्म देते हैं कि मिसकंडक्ट किया इन्होंने। सर अभी ये तो तरीकेकार ही गलत है। अच्छा, ये तो चलिए मियां नवाज शरीफ का केस था ना। अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने गिर्द वो कहते हैं ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा इतने सारे केसेस की दलदल है कि धंसते ही चले जा रहे हैं। सर एक तो ये कहिएगा कि उस पर तुर्रा ये कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस खुद कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। सवाल मेरा बड़ा सादा सा है सर, अभी तो आप ये कहते हैं ना कि एजेंसीज आपको फॉलो अप कर रही हैं, वो आपके लोगों को उठा रही है, आपको कन्वेंशंस करने का मौका नहीं मिल रहा। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में आपको किसने रोका हुआ था कि आप अपने वोटर्स को ना लेके आए? नहीं तो उसका रिजल्ट अनाउंस भी कर दिया, बाकायदा हो गया सारा इलेक्शन। वेयर वर वोटर्स सर? वोटर्स कहां थे? ये खाली कुर्सियों में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहा था। सब प्रोसेस था उनका टेलीफोन जिस तरीके से अरेंजमेंट था वो हो गया। ये चाह रहे थे कि सारे एक ही जगह इकट्ठे हों, वहां पे ये बलवा करें, हंगामा करें और कहें कि ये इलेक्शन नहीं करा सके। इनकी वो स्कीम फेल हो गई। बट इज इट जस्टिफाइड कि लोग ही ना हो सर? अकबर बाबर को हुए, सब हुए, बाकायदा हुआ, ये सब फैसला होके। ये बाकियों के इलेक्शन नहीं देखे आपने नून लीग का इलेक्शन देखा? अपनी डायनेस्टी से बाहर नहीं निकले कभी। पीपल पार्टी अपने डायनेस्टी से कभी बाहर नहीं निकली। वहां तो आपको इतराज नहीं हुआ। टू वर्ड्स कैन नेवर मेक राइट सर। और वहां अगर वो गलत है तो इतराज नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गलत करें। नहीं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। हमने तो जो फैसला किया, सबने कंसेंसस किया कि हाँ ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अकबर एस बाबर को नॉमिनेशन पेपर्स क्यों नहीं दिए होता? अकबर एस बाबर को नॉमिनेशन पेपर्स क्यों नहीं इशू हुए सर? अकबर ने तो इशू ही नहीं किया, उसने तो अप्लाई ही नहीं किया, ना आके पेश हुआ है। वो तो आप जाके शोर डाल रहा है। वो तो इलेक्शन से एक रोज पहले आपके मरकजी सेक्रेटेरिएट में गए, खड़ी हो जाएगी। इलेक्शन से एक रोज पहले मरकजी सेक्रेटेरिएट में गए, बट ही वर नॉट गिवन नॉमिनेशन पेपर्स। अकबर बाबर जो है वो तो आपको मालूम है कि वो शुरू से ही मुखालफत कर रहा है और पीटीआई के चेयरमैन से लेकर तमाम पार्टी की पूरी पॉलिसीज की भरपूर मुखालफत कर रहा है। और जो उसने जिस तरीके से केस फॉरेन फंडी और ये सारे जो कुछ किया हुआ था, तो आप क्या समझते हैं कि उसको कोई वोट देगा? उसे और ना वो खड़ा हुआ, उसको मालूम था उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको तो सेकंड प्रपोज करने वाला और सेकंड करने वाला पीटीआई का बंदा नहीं मिला। अहमद सब इंटरेस्टिंगली जिस बल्ले के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं, वो बल्ले का निशान भी अकबर एस बाबर ने 2002 में आपको लेके दिया हुआ है। यू नो दैट। वो जी होता होगा, वो बातें हो गई ना, माजी में तो बहुत कुछ होते रहते हैं। जब लॉयल्टी बदल लेते हैं तो मामला खराब हो जाते हैं। अकबर एस बाबर इज स्टिल मेंबर ऑफ पीटीआई सर। वो पीटीआई का मेंबर है सर अकबर एस बाबर। वो जी था मेंबर। नहीं सर, ये हरकतें की हैं तो फिर किस बात का मेंबर रह गया? सर हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का डिसीजन। अकबर एस बाबर इज पार्ट ऑफ पीटीआई। वो जी हाई कोर्ट का मैम वो देखेंगे किस पैरा में कैसे फैसला हुआ था, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर तो दायर उसने किए नहीं है। अब इसमें ये जो इनका गौहर अली का जो हुआ है, उसने बाकायदा नॉमिनेशन पेपर दायर किए अपने। उसके मैंने खुद उसके आई वाज द प्रपोजर। बट नाउ सर डिसीजन इज टू बी टेकन बाय ईसीपी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आगे फैसले किए हैं, जो वो एक सेकंड टीम बनी हुई है नून लीग की, और वो इंस्ट्रक्शन लेते हैं और उसके मुताबिक आगे चलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जाके इलेक्शन की डेट्स के मुतालिक जो खेल खेला उन्होंने, जो उन्होंने पाकिस्तान के आइन की तस्दील की है, एज इफ के वो पाकिस्तान के आइन से भी बालातर हैं। चले अब भी फिर नविश्ता दीवार जो कुछ हो गया वैसा। पाकिस्तान में अवाम के साथ होने वाले फ्रॉड में अक्सरियत ऑनलाइन फ्रॉड और उसके बाद मुख्तलिफ रिहायशी स्कीमों और प्रॉपर्टी की मद में होता है। सियासी जमातों की तरह रंग बिरंगे नारे और खुशनुमा नारों की तरह प्रॉपर्टी डीलर्स और डेवलपर्स भी अवाम को अपने घर के सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। तरह तरह की यूरोपीय ममालिक जैसी सहूलियात का झांसा दिया जाता है। सादा लो अवाम से लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए जाते हैं और बाद में या तो वो मुल्क से फरार हो जाते हैं या फिर एक प्लॉट की फाइल कई लोगों के नाम करके फ्रॉड करते हैं।
गरीब आवाम कभी एक दर तो कभी दूसरे इदारे के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई वाला कोई नहीं होता है। कभी सुनवाई हो भी जाए तो मालूम होता है कि इंसाफ के हुसूल के लिए मुतासरा फ़र्द तो कब का कब्र का मकीन बन गया है और अब उनके भरोसा इंसाफ के हुसूल के लिए भटक रहे हैं। फ्रॉड करने वाले इन अनासर के हाथ इतने लंबे होते हैं कि बाज़-औक़ात हुकूमत के सामने भी घुटने टेक पर हुकूमत इनके सामने घुटने टेक देती है। और आज चेयरमैन नैब ने लाहौर का दौरा किया तो उन्होंने अपने खिताब के दौरान कुछ बातों का एतराफ़ किया और कहा कि हर 10 में से 7 लोग किसी न किसी हाउसिंग स्कीम के फ्रॉड का शिकार हैं। अपने जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि नैब के बारे में सुस्त रवि का तासुर किसी हद तक सही है। 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम के फ्रॉड का शिकार हैं। मजीद कोई लोग इस धोखाधड़ी का शिकार ना बने, इसके सद्देबाब के लिए हम मुल्की सतह के ऊपर सबकी मशावरत के साथ नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। आज चेयरमैन नैब ने फ्रॉड के सद्देबाब के लिए भी कुछ इक़दामात का ऐलान किया है। उनके ऐलान के मुताबिक उन्होंने अब फ्रॉड का लफ्ज़ हटाकर मुतासरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करने को कहा और कोशिश कहते हैं कि कर रहे हैं कि मुल्ज़िम को मुल्ज़िम कहने की बजाय रिस्पोंडेंट कहा जाए। शहरियों को हाउसिंग स्कीमों के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। आज तक हाउसिंग स्कीमों में बिल्डर और ख़रीदार के दरमियान 2 तरफा ट्रांजैक्शन होती थी। हाउसिंग स्कीमों में बिल्डर्स और ख़रीदार के दरमियान ट्रांजैक्शन में रेगुलेटर मिसिंग था। चेयरमैन नैब ने कहा कि हाउसिंग स्कीमों की नई पॉलिसी में तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे और अब बिल्डर्स और ख़रीदार के दरमियान ट्रांजैक्शन 2 तरफा नहीं बल्कि 3 तरफा होगी। पहले दिन से ही बिल्डर और ख़रीदार के साथ रेगुलेटर भी हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा और तमाम ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल से होंगी, बजरिया कैश अदायगी की इजाज़त नहीं होगी। यकीनन ये बड़े अच्छे करेक्टिव मेजर ज़रूरत इस अमर की है कि इसको अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि इन इस्लाहात की जल्द अज जल्द और फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन ही रियल एस्टेट सेक्टर के फ्रॉड से सादा लो शहरियों को बचा सकती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।